चलिए सभी लोगों को नमस्ते। आप सभी लोग मेरे भाई जुड़ जाइए और अभी लगातार हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। 25 क्वेश्चंस हम आपके सामने अभी कराने वाले हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए और साइंस के 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और साइंस के 25 क्वेश्चंस को हम लोग लगातार देखेंगे मेरे भाई। तो आज आपका सेशन 2 हो रहा है जिसमें साइंस का हम 25 क्वेश्चंस को आपके सामने कराएंगे। कल आपको 25 क्वेश्चन कराए थे, आज भी आपका 25 क्वेश्चंस कराना है मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं कि ये वाला क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको जाकर के देखिएगा तो आपको क्वेश्चंस मेरे भाई मिल जाएगा। वहां से आप क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन निकाल भी सकते हैं और उसी का डिस्कशन आपके सामने यहाँ पर होना है। तो अगर हम बात करते हैं ये जो क्वेश्चंस आपके सामने में दिख रहा है मेरे भाई, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है और कहता है मेरे भाई कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो मेरे भाई वस्तु का प्रतिबिंब आपसे जानना चाह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो आपको दृष्टि दोष के बारे में पता होगा मेरे भाई, और याद रखिएगा दृष्टि दोष से हमेशा से क्वेश्चन रहता है, इसलिए क्वेश्चन अगर आएगा तो बस यही पूछेगा आपसे। तो अगर दृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं, हमारी आंखों में जो दृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो वो हमारा क्या क्या होता है तो आपको पता होगा मेरे भाई। सबसे पहला चीज तो हम कहेंगे यहां पर मायोपिया की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मायोपिया, जिसको आप निकट दृष्टि दोष कहते हो। मायोपिया कहने का मतलब है मेरे भाई हम यहां पर निकट दृष्टि दोष की हम बात करेंगे। हम यहां निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं तो यहां पर मायोपिया कहते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए। दूसरा जो हमारा डिजीज होता है मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं, और इसको हम लोग यहां पर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो यहां पर हाइपरमेट्रोपिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो यहां पर दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसको हम लोग यहां पर दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई कि ये हमारा दूरदृष्टि दोष हमारा है। अब मामला क्या है मेरे भाई कि निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती। आपको उल्टा लगेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा मेरे। देखो अभी टेलीग्राम चैनल आपको पिन किया गया है, जिसको भी पीडीएफ नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल आपको पिन कर दिया गया है, लिंक देख लीजिए, उस पर क्लिक कीजिएगा तो अपने आप टेलीग्राम सेक्शन पे पहुंच जाइएगा और वहां से आप क्वेश्चंस के पीडीएफ को आप निकाल सकते हैं। मैथ का भी और साइंस का भी और फिर आपके रीजनिंग के भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो मेरे भाई जब दृष्टि दोष की हम बात करते हैं तो हमारा कम से कम ये पता होना चाहिए। दो की बात हम पहले कर लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि अगर निकट दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं तो इसमें नजदीक की वस्तु तो दिखती है, लेकिन मेरे भाई दूर की वस्तु नहीं दिखती है। अब दूसरी बात समझना मेरे भाई कि अगर किसी को मायोपिया की बीमारी अगर होती है, किसी को निकट दृष्टि दोष होता है मेरे भाई, तो रेटिना के आगे इमेज बनता है। किधर इमेज बनेगा तो कहेंगे रेटिना के आगे ही इमेज बन जाता है। किधर मेरे भाई, तो रेटिना के सामने या रेटिना के किधर, तो कहेंगे रेटिना के आगे इमेज बनता है। रेटिना के आगे अगर प्रतिबिंब बनता है तब हम कहते हैं रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब हमारा नॉर्मल आई के लिए प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, हमारा रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन ये रेटिना के आगे बन जाता है प्रतिबिंब, तो हमारा डिजीज ये हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखना इसमें दूर की वस्तु दिखती है, इसमें उल्टा होता है जस्ट उसका, इसमें दूर का दिखेगा और इसमें किसका नहीं दिखेगा मेरे भाई, तो याद रखना इसमें नजदीक की वस्तु आपको नहीं दिखाई देती है। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें रेटिना के पीछे इमेज बनता है, इसमें रेटिना के पीछे इमेज बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें रेटिना के किधर, तो कहेंगे रेटिना के पीछे इमेज बनता है। यहां पर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का आपको क्या कहेंगे, तो यहां पर रेटिना के पीछे मेरे भाई प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो मेरे भाई प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनेगा तो नॉर्मल आई है। जैसे कि आप यहां पर देखिए कि मान लेते किसी को ये बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो मेरे भाई रेटिना हमारा ये वाला पोर्शन होता है, इसको रेटिना हम कहते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा रेटिना का होता है। अगर रेटिना पर इमेज बनेगा तो हम कहेंगे हमारा आई ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई अगर रेटिना से इमेज हमारा यहां पर बन रहा है, आप देखिए जहां पर प्रकाश एक दूसरे से जाकर के मिलती है, और ये दोनों के दोनों अपवर्तित प्रकाश है, ये दोनों के दोनों अपवर्तित प्रकाश है। याद रखना ये लेंस हमारी आंखों में जो लेंस होता है उस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस पर जैसे ही प्रकाश पड़ती तो प्रकाश को मोड़ता है, एक जगह जमा करता है। अगर मेरे भाई यहां रेटिना पर अगर इमेज बन रहा है, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। अगर हमारे रेटिना पर अगर इमेज बनता है तो हमारा आंख सही है। लेकिन मेरे भाई अगर इमेज हमारा रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना पर यहां
इमेज अगर हमारा बनता है तो ये रेटिना के पीछे है, क्योंकि रेटिना का अगर हम बात की करते हैं तो ये हमारा रेटिना का पोर्शन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा रेटिना है और रेटिना के पीछे अगर इमेज बनता है इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं मेरे भाई, हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो याद रखना हमारे रेटिना के पीछे इमेज बनता है। तो क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं कि रेटिना के पीछे अगर किसी को इमेज बनता है, याद रखना मेरे भाई, उस स्थिति में हम कहते हैं कि वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसका उपचार करने पर क्वेश्चन आता है। अगर किसी को मेरे भाई इसका उपचार कराना है, दूरदृष्टि दोष का उपचार कराना है, तो आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि चश्मा लगाना पड़ेगा, यानी कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपको चश्मा देते हैं और आपका उपचार हो जाता है और आपको दिखने लगता है। तो एक्चुअली में क्या होगा, अगर आपको दूर दिख रहा है मेरे भाई, तो नजदीक लाने के लिए आपको क्या करना, प्रकाश को और नजदीक लाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो लेंस होता है मेरे भाई, एक तो हमारे पास उत्तल लेंस होता है और ये उत्तल लेंस पर जैसे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को एक जगह नजदीक लाता है। तो ये मेरे भाई प्रकाश को नजदीक लाने वाला है, ये प्रकाश को नजदीक लाता है। और एक लेंस हमारा अवतल लेंस का यहां पर होता है, जैसे इस पर प्रकाश को पड़ेगा प्रकाश को ये फैला देता है। जैसे प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश को फैलाता है, इसका मतलब प्रकाश को ये दूर भगाता है, ये प्रकाश को नजदीक लाता है। अब देखिए प्रकाश हमारा प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हो रहा था, अब प्रकाश को नजदीक लाना है, नजदीक लाना है। तो नजदीक लाएंगे तो मेरे भाई उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर यहां पर हम यूज करेंगे तो कौन सा, तो कहेंगे उत्तल लेंस, उसको चश्मा में लगाना पड़ेगा तब जाकर के उसका उपचार हो पाएगा। तो आप देख लीजिए मेरे भाई, यहां उत्तल लेंस चश्मा में, यहां पर आगे में उत्तल लेंस फिट कर दिया गया। जो यहां इमेज बन रहा था वो इमेज अब यहां पर बन रहा है, क्योंकि प्रकाश को नजदीक ले आया मेरे भाई। तो प्रकाश को नजदीक लाने के लिए हमारा उत्तल लेंस, प्रकाश को दूर भगाने के लिए हमारा अवतल लेंस। तो हम कहेंगे मेरे भाई अगर इसमें नजदीक लाना था तो इसमें प्रकाश को दूर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो इसका अगर उपचार करना होगा मेरे भाई तो जस्ट उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, तो कहेंगे यहां पर हमें अवतल लेंस लगा करके हमको ठीक करना पड़ेगा। तो ये बात है मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इतने ही तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक क्वेश्चंस मेरे भाई आपके सामने में आता है और उसको भी आपको ध्यान रखना है। वो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन पूछता है प्रेस बायोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि ना तो नजदीक दिखेगा ना तो दूर दिखेगा। वो एक्चुअली में बढ़ते उम्र के साथ होता है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा और आपका उम्र बढ़ेगा मेरे, तब जाकर के वो चीज यहां पर निकल करके आती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, बढ़ते उम्र के साथ आपको ध्यान रखना कि जो डिजीज होता है आंखों के अंदर, जो हमारा दूर दृश्य प्रेस बायोपिया होता है मेरे भाई, वो याद रखना कि ना तो नजदीक दिखेगा ना तो दूर दिखता है। उसके लिए उसका उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस लगाते हैं। याद रखना सर, आपकी फाउंडेशन क्लास करनी है मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन क्लास करना है तो आप आकर के ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो ऑनलाइन क्लासेस हम अभी लॉन्च किए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 तरह की चीजें आपको मिलेगी। फिजिक्स का भी क्लास, केमिस्ट्री का भी क्लास और बायो का भी क्लास। ये ऑनलाइन मोड में मेरे भाई अखंड ज्योति बैच हमारा 26 जुलाई से आ रहा है। तो आप 26 जुलाई से अखंड ज्योति बैच में आप जुड़िए और आपके साइंस मेरे भाई मजबूत होगा। हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका खत्म करेंगे। पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में वो क्लासेस रहेगा। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन की क्लासेस भी 26 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लास आप कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उसमें आकर के आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप ऑनलाइन क्लास, आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मेरी क्लासेस आपको अखंड ज्योति बैच मेरे भाई अभी आज ही अखंड ज्योति बैच लॉन्च किया गया है और उसमें बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, तभी वो बैच दिया गया है। अदरवाइज मेरे भाई अभी हम बैच देने के मूड में नहीं थे। लेकिन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तीनों का मेरे भाई वैसा आपको पढ़ाई, वैसा चीज आपको जो कि हर एक चीज के रेंज में आपको मिले। और मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ा करके आपको खत्म करके वो बैच हम आपको 2 से 2.5-3 महीने के बीच में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप चाहेंगे तो मेरे भाई आप वहां से जुड़ करके आप अच्छा कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे सामने यहां पर दिख रहा होगा मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहां दिख रहा है क्या कहता है, कह रहा है किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है। मेरे भाई जैसे कि आप देखते होंगे, आप खरीदते हैं मेरे भाई, नेनुआ खरीदते हैं, ककड़ी खरीदते हैं, ये सब जो हमारा लत्ती वाला जो पौधा होता है उसके तना कमजोर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, किस प्रकार के पौधे की अगर बात करते हैं इसमें तना कमजोर होता है मेरे भाई, तो तना किसका कमजोर होगा, जो लत्ती वाले पौधे होते हैं। तो जो लत्ती वाले पौधे होते हैं उसका तना कमजोर होता है। एक लाइन में आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई जो लत्ती वाले पौधे होते हैं, कैसा पौधा, तो कहेंगे जो लत्ती वाले यहां पर पौधे होते हैं, जो लत्ती वाले पौधे होते हैं उसके तना कमजोर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाई जब उसका तना कमजोर होगा तो उसको सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट का वो हमारा चढ़ेगा नहीं। तो ऊपर देखिएगा, आप देखिए गांव घर में देखिएगा अलान दे दिया जाता है,
नहीं, आप देखिएगा सपोर्ट दे जाता और उस पर वो आपका देखिएगा फैलता है। तो मेरे भाई हम कहते हैं उसको क्लिम्बर कहते हैं, जो दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ता है उसको क्लिम्बर्स कहते हैं। तो याद रखना मेरे भाई। अब कह रहा है कि पौधे तना कमजोर होगा और ये अपने आप ऊपर चढ़ नहीं पाता है, सिंगल अपने आप नहीं जा पाता, तो किसी के सहारे जाता है। इसका मतलब है मेरे भाई वो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ता है, इसको हम लोग क्लिम्बर कहते हैं। और क्लिम्बर कहने का मतलब मेरे भाई आरोही, आप कह सकते हैं कि आगे की ओर हमारा बढ़ता है। तो क्लिम्बर प्लांट हमारा कौन होगा मेरे भाई? जिसके तना कमजोर होंगे, और जिसके तना कमजोर होंगे वो हमारे लत्ती वाले पौधे ही होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। झाड़ी नुमा जो हमारा वृक्ष होता है मेरे भाई, तो झाड़ी नुमा वृक्ष होता है, जैसे कि नींबू का आपका देखते होंगे प्लांट हो गया, या फिर मौसमी का प्लांट हो गया, सब झाड़ी नुमा हमारा होता है, पूरा झाड़ी के जैसा बना हुआ रहता है, ये झाड़ी नुमा को दिखाता है। जैसे आपके सामने मनी प्लांट की बात कर लेते मेरे भाई, पान के पत्ते की बात कर लेते, पान का जो होता है मेरे भाई उसकी बात कर लेते हैं, या अगर नेनुआ की बात करते हैं, ककड़ी की बात करते हैं, ये सब देखिएगा मेरे भाई, परवल की बात, ये सब देखिएगा अपने आप ऊपर नहीं जाता है, इसको सहारा चाहिए तब ये आगे बढ़ता है, इसको क्लिम्बर्स कहते हैं। और याद रखना ये सब के तना क्या होते हैं मेरे भाई? तो कमजोर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर क्लिम्बर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने दे रखा है, और क्वेश्चंस में आपको बोला गया कि किस रूप में पौधे में कार्बोहाइड्रेट जमा होते हैं। तो मेरे भाई प्लांट की अगर बात कही गई है और कार्बोहाइड्रेट अगर जमा होता है प्लांट में, तो आपको यह बात ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो आपको मेरे भाई जैसा बोला है उसी के बेसिस पर आपको आंसर्स भी करने हैं। तो बताइए मेरे भाई, अगर पौधा की अगर हम बात करते हैं, प्लांट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो प्लांट में अगर भोजन का संग्रह होता है, तो मेरे भाई अगर यहां पर ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जमा होता है स्टार्च के रूप में। तो प्लांट में मेरे भाई जो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट हमारा जमा होता है, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट अगर जमा होता है मेरे भाई, तो जमा हमारा किस रूप में होता है? तो याद रखना स्टार्च के रूप में जमा होता है। याद रखना मेरे भाई, एक लाइन में स्टार्च के रूप में ये आपको जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई कि प्लांट में अगर कार्बोहाइड्रेट अगर जमा होता है तो वह किस रूप में जमा होगा मेरे भाई? तो कहेंगे स्टार्च के रूप में जमा होता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात ध्यान रखना कि प्लांट के अंदर क्या होता है मेरे भाई? तो यहां पर हम कहते हैं वैक्यूल होता है। प्लांट में क्या होता है मेरे भाई? हम कहेंगे यहां पर वैक्यूल होता है, जिसको हम लोग रसधानी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? तो यहां पर इसको हम लोग रसधानी कहते हैं। और रसधानी कहने का मतलब है, आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि जो वैक्यूल हमारा जो रसधानी होता है, अगर हम उसकी बात अगर करते हैं, तो इसमें भोजन का संग्रह होता है। इसी में मेरे भाई किसका संग्रह होगा? तो कहेंगे इसी में यहां पर भोजन का संग्रह होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए कि यहीं पर भोजन का संग्रह होता है, और साथ ही साथ मेरे भाई भोजन का संग्रह भी होगा, और इसी में अपशिष्ट पदार्थ का भी संग्रह होता है। याद रखना मेरे भाई, इसी में अपशिष्ट पदार्थ का भी क्या होगा? तो कहेंगे अपशिष्ट पदार्थ का भी यहां पर हम कहेंगे संग्रह हमारा यहां पर होता है, जिसको हम लोग यहां पर वैक्यूल कहते हैं। वैसे तो आप समझ लीजिए कि वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो वैक्यूल हमारे प्लांट सेल के अलावा एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन मेरे भाई प्लांट सेल में इसका काम है, लेकिन एनिमल सेल में इसका कोई यूज नहीं होता है, वो छोटा आकार में होता है, यहां पर बड़ा आकार में देखने को मिलता है। और ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट जो जमा होगा मेरे भाई, प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर जमा होगा तो किस रूप में जमा होगा? तो कहेंगे वह स्टार्च के रूप में जमा होगा। ऑप्शन नंबर हमारे बी करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ग्लाइकोजन की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, हमारे शरीर में ग्लूकोज, हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की बात करते हैं, हम लोगों के शरीर में याद रखना मेरे भाई कि ग्लूकोज का डायरेक्ट स्टोरेज नहीं होता। हमारे शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता, तब हमारे यकृत में जाकर के स्टोर करता है। तो मेरे भाई याद रखना, ये हमारे शरीर में ये स्टोर होता है कहां पर? तो मेरे भाई ये हमारे शरीर के किस भाग में? तो हमारे शरीर के यकृत में। याद रखना हमारे शरीर के किस में? तो कहेंगे यकृत में 95% तो हमारे शरीर के यकृत में जमा होता है, तथा मेरे भाई याद रखना यहां पर 5% हमारे मांसपेशी में भी ये जमा होता है। यहां पर ध्यान रखना कि 5% जो था वो हमारे कहां पे? तो कहेंगे पेशी में, यानी कि मांसपेशी में 5% हमारा ये क्या होता है? कहेंगे यहां पर जमा होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन हमारा क्या होता है? डायरेक्ट हमारा जमा होता है, हमारे शरीर में जमा होता है, लेकिन यकृत में 5% और हमारा 95% और मांसपेशी में 5% ही होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमारे शरीर में डायरेक्ट ग्लूकोज का हम कहेंगे यहां पर स्टोरेज नहीं होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं मेरे भाई ग्लूकोज वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होगा? तो याद रखना C6 हमारा होता है, और साथ साथ H12 और O6 होगा। और इसमें कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन होंगे, उसका रेशियो अगर पूछेगा तो याद रखना मेरे भाई 6 कार्बन 6 दूनी 12, और ये हमारा 6 यानी कि
1-2-1 आपका हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो मेरे भाई ये 1:1 की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन की बात करते हैं, इनका रेशियो अगर देखिए तो ग्लूकोज में हमारा यही होता है। तो जो भी मोनोसेकेराइड हमारे होते हैं, जो भी मोनोसेकेराइड हमारा 3 ही होता है, लेकिन 3 मोनोसेकेराइड की अगर बात करते हैं, अगर वो मोनोसेकेराइड है तो मेरे भाई केमिकल फॉर्मूला हमारा यही होगा, हम के C6H12O6 ही हमारा होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर ग्लूकोज हो गया, आगे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है और क्या कहता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कहता है कि एक पौधे इनमें से क्या बीज में परिवर्तित होता है। आपको बताना है मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर। कह रहा है कि एक पौधे इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो मेरे भाई किसी अगर पौधे की अगर बात करते हैं और बीज में परिवर्तित होने के लिए कौन परिवर्तित होगा, तो मेरे भाई अगर आप इसको देखिएगा तो अगर हम लोग अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, प्लांट की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना जो हमारा प्लांट या पुष्प या ओवरी हमारा जिसमें ओवरी होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये फीमेल पार्ट होता है। लेकिन ओवरी क्या करता है, तो कहेंगे ओवरी में फल का निर्माण करता है। ये ओवरी क्या करता है मेरे भाई, तो उसमें फल का निर्माण करता है। एक लाइन में याद ध्यान रखना मेरे भाई, ये किसका निर्माण करता है, तो ये फल का निर्माण करता है। ओवरी किसका निर्माण करता है, तो कहेंगे ये हमारा फल का निर्माण करता है। एक लाइन में आपको ध्यान रखना, अंडा से ओवरी हमारा फल का निर्माण करता है। लेकिन मेरे भाई अगर हम यहीं पर देख लेते हैं कि अगर हम यहां पर बीजाणु की अगर हम बात करते हैं, इसको ओव्यूल कहते हैं मेरे भाई, बीजाणु की अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। ये बीज का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है मेरे भाई, ध्यान रखना यहां पर ये बीज का निर्माण करता है। एक लाइन में आप जान लीजिए ये बीज का निर्माण करता है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि एक पौधे इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, कौन बीज का निर्माण करता है, कौन बीज में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि हमारा बीजांड होगा यानी कि बीजाणु होगा जो कि ओव्यूल होगा। अगर मेरे भाई इस फूल को अगर यहां पर आप देखना चाहते हैं तो इस फूल में आपको 3-3 पार्ट्स करके दिखाया गया। अगर मेरे भाई इस चीज को आप गौर से देखिए, हम चलो दूसरे कलर से यहां पर दिखाने का कोशिश करते हैं ताकि मेरे भाई ये चीजें आपको यहां पर विजुअल हो पाए। तो यहां पर आप इस डायग्राम को गौर से देखिएगा तो ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह से ऐसे करके दिख रहा होगा, ऐसे करके मेरे भाई ये ऐसे करके दिख रहा होगा। ये फीमेल पार्ट होता है जो जिसमें हमने लाइनिंग किया मेरे भाई, ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपरी जो हिस्सा होती है मेरे भाई, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा को हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग यहां पर वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। और ये हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है। और स्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टाइल को हम लोग यहां पर वर्तिका के नाम से जानते हैं। यह ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये भी फीमेल पार्ट होगा, ये भी फीमेल पार्ट होगा। अगर ओवरी की बात करते तो इसी को मेरे भाई यहां पर अंडाशय कह दिया गया। यही हमारा क्या होता है कि अंडाशय हो गया। और अंडाशय हम किसको कहेंगे, तो अंडाशय ये कंप्लीट रूप से ये वाला चीज हमारा अंडाशय होता है जिसको ओवरी कहते हैं। और ओव्यूल मेरे भाई इसमें जो आपको ऐसे करके दिख रहा होगा यहां पर चिपका हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, इसी में ओव्यूल आपको दिख रहा होगा ऐसे करके। ये क्या है, तो मेरे भाई यहां पर ओव्यूल है। ये क्या है, तो यहां पर आपको ओव्यूल दिख रहा होगा। तो ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होगा मेरे भाई, ओव्यूल होगा जो कि बीज का निर्माण करता है। इसके अंदर सीड्स का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। तो इसी को ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल को हम लोग बीजांड कहते हैं। ओव्यूल को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ओव्यूल को ही हम लोग यहां पर बीजांड कहते हैं। और जो बीजांड होता है मेरे भाई यही बीज का निर्माण करता है। यही बीजांड बीज का निर्माण करता है। ये अंडा से फल का निर्माण करेगा। और ये वर्तिकाग्र हमारा हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया। तो मेरे भाई जब भी पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो पॉलिन ग्रेन्स हमारा नीचे से आता है। और याद रखना मेरे भाई इसके अंदर में पॉलिन ट्यूब्स भी हमारे शामिल होते हैं। इसमें एक और चीज होता है जिसको हम लोग पॉलिन ट्यूब्स कहते हैं। और पॉलिन ट्यूब्स को अगर देखिएगा तो इसके अंदर एक ट्यूब लाइक संरचना में हमारा होता है जिससे पॉलिन ग्रेन्स हमारा अंदर आता है। ये पॉलिन ट्यूब्स हमारा यहां आएगा और ये इस दीवार के साथ हमारा कनेक्ट हो जाता है। ये जो ट्यूब इसके अंदर देखते हैं इसको हम लोग पॉलिन ट्यूब्स कहते हैं। ये हमारा कौन सा ट्यूब होगा मेरे भाई, इसको हम लोग पॉलिन ट्यूब कहते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए। तो यहां पर ये पूरे के पूरे हमारे फीमेल पार्ट होता है। इसी को हम लोग पिस्टिल कह दिए। क्या कह दिए मेरे भाई, पिस्टिल। हमको पता है मेरे भाई कि डी आंसर होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है और ये हमारा पिस्टिल कहलाता है। और पिस्टिल जिसको हम लोग कहते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलिएगा तो इसी को स्त्री केसर कहते हैं। तो पिस्टिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर स्त्री केसर कहते हैं। और आपको पता होगा मेरे भाई जो स्त्री केसर हमारा होता है, ये जयांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। किसको बोलते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर ये जयांग की जो इकाई होती है, जयांग की जो इकाई होती है, इस जयांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जयांग की इकाई को यहां पर स्त्री केसर कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये जयांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं जो कि फीमेल पार्ट हमारा होता है। बात आता है मेरे भाई, चलो फीमेल पार्ट हमें पता चल गया और सबके काम पता चल गए। और याद रखना मेरे भाई ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट को मैंने अभी तक दिखाया है। अब हम चलते हैं यहां पर मेल पार्ट्स की कुछ बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो मेल पार्ट्स भी यहां पर दिख रहा होगा आपको कि ये जो लंबा लंबा इस तरह से आपको दिख रहा है ये मेल पार्ट है। और इसमें इस तरह का कोष बना हुआ है जिसको हम लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर भी आपको दिख रहा होगा मेरे भाई ऐसे करके कोष बना हुआ है। तो इस कोष को हम लोग परागकोष कहते हैं।
हैं। इसी कोश को क्या कहते हैं मेरे भाई, एंथर कहते हैं। और एंथर कहने का मतलब इसको हम लोग परागकोश के नाम से जानते हैं। और इस परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, छोटे छोटे इसमें कण होंगे, ये छोटे छोटे कण होंगे जिसको परागकण पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और ध्यान रखना ये जो लंबा वाला तना आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में इसी को तंतु कहते हैं और यही हमारा फिलामेंट कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मामला यह है मेरे भाई कि हमारा सेपल्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये आपको क्या तो कि यहां पर सेपल्स दे रखा है और सेपल हमारा ग्रीन कलर का होता है। और ये सेपल क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है फूल को। और जो पेटल्स हमारा पंखुड़ी होता है मेरे भाई, इसको पंखुड़ी कहते हैं। और ये पंखुड़ी रंग बिरंग का हमारा होता है, अलग अलग कलर में ये मौजूद होता है, इसको हम लोग पेटल्स कहते हैं, याद रखना मेरे भाई। और ध्यान रखना कि ये हमारा अलग अलग कलर का जो होता है, रंग बिरंग जो हमारा होता है उसको हम लोग पेटल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो मेल हमारा यही दो होता है, जिसमें परागकोश हो गया और हमारा तंतु हो गया, यही दोनों मेल होता है, ये दोनों मेल हो गया मेरे भाई। और ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट होता है। और ये हमारा सेपल्स क्या करता है मेरे भाई, ग्रीन कलर का सपोर्ट प्रदान करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है कि आहार नाल में होने वाली पेशीय गति। मेरे भाई आहार नाल में जो पेशीय गति होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, हम लोग जो कुछ भी खाना पीना खाते हैं, तो मेरे भाई जो आहार नाल हमारा होता है, ये आहार नाल की लंबाई आपको पता है कितना मीटर होता है, 9 मीटर लंबाई होता है। आहार नाल हमारे मुंह से स्टार्ट होगा और हमारे एनस तक होता है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई। और अगर हम बात करते हैं आहार नाल में जो पेशीय गति होती है, और ये पेशीय गति मेरे भाई अनैच्छिक होती है। इस पेशीय गति की अगर हम बात करते हैं, यहां पर जो पेशीय गति होती है ये अनैच्छिक गति होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसी गति होगी मेरे भाई, तो ये अनैच्छिक। इस गति की अगर बात करते हैं, अनैच्छिक क्रिया इसमें होती है, इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। क्योंकि पेशीय गति में क्या क्या होगा तो मेरे भाई इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। इसमें अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होगा और साथ ही साथ मेरे भाई कॉन्ट्रैक्शन के अलावा यहां पर एक्सपांशन होता है। ये सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, ये सिकुड़ना फैलना इसमें लगा हुआ रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन आपका इसमें चलता रहता है। तो मेरे भाई पेशीय गति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है तो ऐसे मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं इसी को हम लोग पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, पेरिस्टाल्सिस की मोमेंट की बात करते हैं, इसी को हम लोग यहां पर पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मेरे भाई आपसे बोला गया कि ये कैसा मोमेंट हमारा होगा, कि ये पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के कारण हमारा भोजन जो हमारे पेट में चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के कारण ही हमारा भोजन जो होगा हमारे मुंह से, हमारे मुख गुहा से भोजन की अगर हम बात करते हैं तो आसानी से मेरे भाई भोजन आसानी से, ध्यान रखेंगे, भोजन कहां से तो कहेंगे भोजन आसानी से मेरे भाई कहां तो कहेंगे मुख गुहा से कहां चला जाता है। तो हम यहां पर बात करते हैं मेरे भाई कि अगर मुख गुहा की बात करते हैं तो मुख गुहा से ये एनस तक हमारा चला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आपको पेट तक, अब स्टमक कहिए ज्यादा सही रहेगा। ये मुख गुहा से स्टमक की अगर हम बात करते हैं, मुख गुहा से कहां तो मेरे भाई स्टमक तक चला जाता है, याद रखना। ये हमारा आसानी से आता है, इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो ये चीज हमारा होता है। तो यहां पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन दोनों होता है। हमारे आहार नाल में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन दोनों होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए मेरे भाई कि ये पेरिस्टाल्सिस मोमेंट को दिखाया गया है। एक्चुअली में आप देखिएगा कहीं कहीं पर तो ये ऐसे करके मेरे भाई देखिएगा, अगर इसको हम थोड़ा और डीप में दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर देखिएगा कि यहां पर दब गया, फिर यहां फूल गया, फिर यहां दब गया, फिर यहां फूल गया, फिर दब गया, फिर फूल रहा है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये दब गया, फिर यहां फिर फूला, फिर यहां दबा, फिर यहां फूला, फिर यहां दबा, फिर यहां फूला। तो आप देखिए यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, चिपक रहा है एक साथ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहां भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एक साथ मेरे भाई चिपक रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और यहां पर देखिए कि ये एक फैल रहा है, दोनों तरफ से हमारा फैल रहा है। तो जहां जहां मेरे भाई भोजन जाएगा वहां फैलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन अगर होते रहता है तो अगर कुछ भी चीज अगर आप खाना खाते हैं मेरे भाई, और अगर खाना अगर खाएंगे तो इसमें म्यूकस का लेयर भी होता है। कौन सा लेयर होगा, तो मान लेते कि ये हमारा फूड है, इसको हम लोग क्या कहते थे, ये हमारा फूड है। हम क्या करें तो खाना खाते हैं, तो ये फूड हमारे पेट के अंदर आएगा, तो इसी नली से आता है, ये भोजन की नली है। ये कौन सी नली है मेरे भाई, तो कहेंगे ये भोजन की नली है। और ये आएगा, ये अपने आप ऐसे ऐसे करते रहता है, तो इस भोजन को ठेल करके नीचे भेज देता है, धक्का देते हुए मेरे भाई नीचे की ओर भेज देता है। और याद रखना मेरे भाई कि जो हमारा पेरिस्टाल्सिस मोमेंट हमारा होता है उसके अंदर में म्यूकस का लेयर होता है, और ये म्यूकस का लेयर होता है वो आसानी से मेरे भाई भोजन को नीचे की ओर भेज देता है, आपके गला में नहीं फंसता है। आप देखिएगा मेरे भाई खाना आपके गला में जल्दी नहीं फंसता, आसानी से चला जाता जब आप आराम से खाते हैं तब। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे मोमेंट को कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, फैलना सिकुड़ना जो हमारा होता है,
इसी को प्रेसलेसिस मूवमेंट कहते हैं। और ये हमारे आहार नाल में होते रहता है, अपने आप होते रहता है, और ये अनैच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है मेरे भाई? तो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, तो इसमें अनैच्छिक क्रिया हमारा होगा, और अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? तो याद रखना मेरे भाई, ये कंप्लीट रूप से हमारा क्या तो कहेंगे आहार नाल है। यहां पर अगर देख रहे हैं तो इसको हम लोग कंप्लीट रूप से कहते हैं मेरे भाई कि ये हमारा यहां पर आहार नाल है। और आहार नाल की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा आहार नाल है, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन जिस आहार नाल में होता है, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर इस आहार नाल की अगर हम बात करते हैं तो भोजन आसानी से हमारा ऊपर से नीचे आ जाता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। और आहार नाल में जो अनैच्छिक क्रिया होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वैसे हमारे शरीर में जो भी अनैच्छिक क्रिया करती है, जैसे कि हमारे शरीर में हमारा हार्ट भी अनैच्छिक क्रिया करता है, तो मेरे भाई जो भी अनैच्छिक क्रिया करता है, उस अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने के लिए इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो हमारे ब्रेन का पिछला ब्रेन जो हमारा होता है, जिसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं, उसी पश्च मस्तिष्क के अंदर हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो यहीं पर होता है मेडुला। यहीं पर क्या होता है? यहां पर मेडुला की हम बात करते हैं और मेडुला ऑब्लंगाटा की हम बात करते हैं। ये मेरे भाई मेडुला ऑब्लंगाटा की हम बात करते हैं, और यही मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? हम कहेंगे इसको कंट्रोल करने का काम करता है अनैच्छिक क्रिया को। तो हमारे बॉडी में जितनी भी अनैच्छिक क्रिया जहां जहां पर होता है, सबको कंट्रोल कौन करेगा? तो कि याद रखना, मेडुला ही करता है, जो कि हमारे ब्रेन के पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने मेरे भाई जितना भी बात आपको बताई है, सभी के सभी मेरे भाई आपके लिए क्वेश्चंस है, और सभी के लिए सभी आपके तरफ से क्वेश्चंस बन करके ये आता है। अब मेरे भाई हाँ बिल्कुल, हार्ट की अगर हम बात करें, हार्ट में प्रेसलेसिस मूवमेंट नहीं होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। देखिए, प्रेसलेसिस मूवमेंट कहने का मतलब होता है मेरे भाई भोजन जो हमारा आता है, एक्चुअली में हार्ट तो हमारा ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हमारा करते रहता है, वो तो ऐसे ही हमारा करते रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन अगर वहां पे होता है तो वहां पर ब्लड का फ्लो होता है, वो हमारा ब्लड का फ्लो कराता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो प्रेसलेसिस मूवमेंट जनरली हमारे कहां पे? तो आहार नाल में ही, उसी मूवमेंट को, आहार नाल के मूवमेंट को प्रेसलेसिस मूवमेंट कहते हैं, जो भोजन को नीचे भेजने का काम करता है, पेट में भेजने का काम करता है। आगे चलते मेरे भाई, ताप की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके नियम से ली गई है? तो एक बात आपको समझना है मेरे भाई कि अगर हम लोग तापमान का संबंध अगर कहीं से मिला है, तो वह जीरोथ लॉ से मिला है। याद रखना, उष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम होता है, तो वहीं से तापमान का संबंध मिला है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि इस तापमान का जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है, तापमान का जो संबंध प्राप्त हुआ वो कहां से? तो याद रखना मेरे भाई, उष्मागतिकी के शून्यवां नियम से प्राप्त हुआ है। ये किससे? तो याद रखना, उष्मागतिकी की अगर हम बात करते हैं, उष्मागतिकी के शून्यवां नियम से हमें प्राप्त हुआ है। उष्मागतिकी के शून्यवां नियम की अगर हम बात करते हैं, तो इसी उष्मागतिकी के शून्यवां नियम से तापमान का संबंध के बारे में पता चला है, तापमान के गतिकी के बारे में पता चला, तापमान के बारे में पता चला है। तो एक लाइन में आप जान लीजिए, तापमान का संबंध हमारा उष्मागतिकी के शून्यवां नियम से हमें प्राप्त होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए। और शून्यवां नियम हमारा क्या कहता है मेरे भाई कि अगर कोई बॉडी हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो एक दूसरे के क्या होगा? तो कहेंगे वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि दोनों का तापमान समान होगा। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर मान लेते कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, और ये पेन अगर हमारे हाथ में आ गया ऐसे करके पकड़ लिए, तो मेरे भाई हमारे बॉडी का टेम्परेचर और इसके बॉडी का टेम्परेचर मान लेते ये पहले हमारा 4 डिग्री पर है और ये 37 डिग्री पर हमारा हाथ, इसको पकड़ेंगे तो हमारे बॉडी से इसमें उष्मा तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। इसका मतलब है मेरे भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि उष्मागतिकी के जो शून्यवां नियम कहता है, ये क्या कहता है, चलो हम कोशिश करते हैं आपको बताने का, क्योंकि मेरे भाई कई बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है और डेफिनेशन से ही इसका ये है, तो डेफिनेशंस भी जानना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। और सिंपल सा डेफिनेशन हम आपको देते हैं और इससे आप जरूर मेरे भाई इस चीज को समझ लीजिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, तो 3 अलग अलग ब्लॉक की हम बात करते हैं। सबसे पहला ब्लॉक हमारा यहां पर है और इस ब्लॉक को हम कह देते हैं मेरे भाई कि ये हमारा ए ब्लॉक है। और इसी तरीके से मेरे भाई यहां पर हमारा दूसरा ब्लॉक है जिसको हम लोग यहां पर बी ब्लॉक कह दिए, और एक तीसरा ब्लॉक जो आपको दिख रहा है मेरे भाई येलो कलर का, ये तीसरा ब्लॉक आपका यहां पर है। अब यहां पर देखिए कि तीनों का तापमान की अगर बात करते हैं मेरे भाई अलग अलग है, तो हम कहते हैं कि तीनों का तापमान हमारा क्या क्या होगा। तो मेरे भाई इसका टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, इसका टेम्परेचर हमारा TA है, इसका टेम्परेचर हमारा TB है, क्योंकि ये A ब्लॉक है ये B ब्लॉक है तो TB टेम्परेचर, और इसका क्या टेम्परेचर कहेंगे TC हमारा है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, ये इस बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो हम कहेंगे अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि TA बराबर हमारा TB होगा, इसमें कहीं से TA बराबर TC होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी चीज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है तो दोनों का तापमान बराबर होके रहता है मेरे भाई। अगर ये ज्यादा तापमान ये कम तापमान, तो तापमान अपना करते भेजते रहेगा, जब दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हमारा यहां पर एक समान तापमान पर वो हमारा आ जाएगा। अब मेरे भाई जो TC हमारा बॉडी है ये हमारा B के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो TC हमारा होगा वो TB के बराबर भी होगा, क्योंकि दोनों का तापमान बराबर, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। लेकिन A और B हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है,
लेकिन इस रिलेशन से यह पता चलता है कि टीए बराबर जब टीसी है, टीसी बराबर जब टीए है, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि टीए बराबर हमारा टीबी भी हो जाएगा। यानी कि जो ए और बी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होने के बावजूद भी मेरे भाई उसमें एक संबंध मिला और दोनों का तापमान बराबर हो गया। यही उष्मागतिकी का शून्यवान नियम कहता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो उष्मागतिकी का शून्यवान नियम यह कहता है कि अगर कोई भी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तो इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में मानेंगे, दोनों का तापमान एक समान होगा। अगर ये दोनों मेरे भाई अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो दोनों का दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों के तापमान समान होंगे। लेकिन ये दोनों इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के रिलेशन से ये तीसरा रिलेशन मिलेगा मेरे भाई कि ए और जब सी के बराबर है तो टीसी भी टीबी के बराबर है। इसका मतलब है मेरे भाई जब इसके ये बराबर है तो क्या इस टीसी की जगह पर हम यहां पर टीबी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं टीए बराबर हमारा टीबी हो जाएगा। यानी इनडायरेक्ट कांटेक्ट में फिर भी मेरे भाई टेंपरेचर समान हो गया। ये कंसेप्ट मेरे भाई कौन? तो उष्मागतिकी का शून्यवान नियम देता है। इसलिए उष्मागतिकी के शून्यवान नियम को हम लोग ताप की अवधारणा देते हैं, ताप के कंसेप्ट से इसको जानते हैं। तो उष्मागतिकी के शून्यवान नियम से हमें यह प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा कहेंगे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इसी को हम लोग जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। अब ध्यान रखना कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से याद रखना इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसमें याद रखना मेरे भाई कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये लाइन मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है। यहां पर ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। और उष्मागतिकी का द्वितीय नियम की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई उष्मागतिकी के द्वितीय नियम में आपको ध्यान रखना कि एंट्रोपी हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर एंट्रोपी के बारे में पता चलता है और एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है। यहां पर मेरे भाई किसका, तो कहेंगे हमारा एंट्रोपी का कंसेप्ट। एक लाइन में आप जान लीजिए यहां पर एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है। ये लाइन ध्यान रखना है। और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ की अगर बात करते हैं मेरे भाई, से रेडिएशन का कंसेप्ट मिलता है। मेरे भाई स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो याद रखना ये रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं, ये इन्होंने रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था मेरे भाई। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन किसका कंसेप्ट दिया? तो विकिरण का कंसेप्ट दिया था। यहां पर रेडिएशन का जो कंसेप्ट दिया गया था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अस्थि से अस्थि यानी कि हड्डी से हड्डी अगर कोई चीज जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई उसको लिगामेंट कहते हैं। तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। आप जैसा कि यहां पर देख लीजिए मेरे भाई कि ये एक हड्डी है, ये भी हड्डी है। तो हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। लेकिन ये हमारा हड्डी है, ये हमारा मांसपेशी है। तो हड्डी और मांसपेशी का जो जोड़ होता है यहां पर होता है, इसको हम लोग यहां पर टेंडन कहते हैं। तो हड्डी और हड्डी का जो जोड़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। हड्डी और मांसपेशी का जो जोड़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो हम कहेंगे वहां पर उसको टेंडन कहते हैं। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब मेरे भाई यहां पर दे रखा है कि अगर ऑक्सीकरण की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑक्सीकरण की अगर बात करते हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे भाई कि ऑक्सीकरण की घटना कब हो सकती है। तो ऑक्सीकरण होने के लिए आप कह सकते हैं मेरे भाई कि ऑक्सीजन की संख्या, अगर मान लेते किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की कमी होगा फिर भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा हम कहेंगे रिएक्शंस के अंदर तो भी हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम यहां पर विद्युत ऋणात्मक तत्व को अगर जोड़ते हैं किसी भी तत्व में तो याद रखना वहां भी उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो मेरे भाई अगर ऑक्सीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? इसमें लॉस होना चाहिए। और याद करने का तरीका भी है मेरे पास मेरे भाई, वैसे इलेक्ट्रॉन के लॉस से ऑक्सीकरण होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बी कि ऑक्सीकरण होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस यानी इलेक्ट्रॉन खोएगा। अब इसको याद कैसे रखना है? तो मेरे भाई एक कोड आप यहां पर इसको याद रख सकते हो, LEO आप याद रख सकते हो। LEO लिखा हुआ है। LEO का मतलब क्या है? तो O फॉर ऑक्सीडेशन होता है। O मेरे भाई लियो में O जो है ये O फॉर ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तभी ऑक्सीडेशन हमारा हो सकता है। लियो मतलब क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का लॉस, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लियो टर्म याद रखिएगा। एक मेरे भाई गेन की बात करते हैं, जय की बात करते हैं, GER हमारा होता है। तो यहां पर R जो हमारा ये रिडक्शंस को बताता है और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो ये रिडक्शंस कहलाता है। तो मेरे भाई O हमारा क्या कहेंगे यहां पर? O फॉर हमारा यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। डायरेक्ट याद रख सकते हो। और इसी ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग यहां पर ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, आप आसानी से मेरे भाई कह सकते हो। और रिडक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो R4 हमारा रिडक्शंस कहलाता है। और याद रखना मेरे भाई कि रिडक्शंस को हम लोग यहां पर अवकरण कहते हैं। रिडक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहां पर अवकरण कहते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखो। वैसे ऑक्सीकरण होने के जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताए ये सारे पॉइंट्स मेरे भाई आपके पास होने चाहिए और ऑक्सीकरण अवकरण का आपके सामने होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? बताइए मेरे भाई कौन सा रोग मच्छर द्वारा उत्पन्न नहीं होता? आप सभी को आंसर करके बताना है। जल्दी से मेरे भाई बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। सामने जो क्वेश्चंस है
एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, प्लीज एक्सप्लेन, सुमित कुमार सिंह का कहना है। तो मेरे भाई एंट्रोपी का फॉर्मूला आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान रखना, अगर हम लोग एंट्रोपी की बात करते हैं, सुमित कुमार का क्वेश्चन था मेरे भाई कि एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। एंट्रोपी को हम लोग एस से दिखाते हैं, और एंट्रोपी को एंट्रोपी ही बोलते हैं, हिंदी में इसको एंट्रोपी ही बोलते हैं, और कुछ नहीं, इसका नाम कुछ अलग नहीं है, इसको एंट्रोपी ही बोलते हैं। डिग्री ऑफ रेंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारा यहां पर ds बराबर मेरे भाई डी क्यू अपॉन में टी हो जाएगा, या फिर तुम इसी चीज को S बराबर क्यू अपॉन में टी लिख सकते हो। अब S बराबर क्यू अपॉन में जो टी हमारा यहां पर लिखाता है, ये क्यू हमारा क्या है, तो मेरे भाई क्यू को हम लोग कहेंगे ये हमारा उष्मा होता है, और टी की बात करते हैं मेरे भाई ये हमारा तापमान होता है, लेकिन तापमान हमेशा केल्विन में आपको लेना है। और ये S जो है आपका यहां पर एंट्रोपी कहलाता है, एस आपका यहां पर एंट्रोपी कहलाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि आप ऐसे याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो मेरे भाई यूनिट पूछा गया एंट्रोपी का यूनिट क्या, उष्मा का यूनिट हमारा जूल या किलो जूल में होता है। तो जनरली मेरे भाई एंट्रोपी का यूनिट किलो जूल में लेता है, और नीचे हमारा तापमान हमेशा किस में लेना, तो केल्विन में लेना होता है, तो कहेंगे केल्विन। तो किलो जूल पर केल्विन जो हमारा होता है वो एंट्रोपी का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। अब कह रहा है मेरे भाई कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं होता, तो आप जानते होंगे मेरे भाई स्लीपिंग सिकनेस दे रखा है, डेंगू दे रखा है। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। 9th नंबर का यहां पर आंसर आ रहा है मेरे भाई, 9th नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आपके राइट आ रहे हैं। तो मेरे भाई आप यहां पर बताएंगे कि डेंगू हमारा जो बुखार होता है डेंगू वायरस से होता है, और ये किस मच्छर से होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर से होता है। मलेरिया मेरे भाई प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम का जो वाहक होता है हमारा कौन, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। अगर मेरे भाई यहां पर हम बात करते हैं किसकी, तो फाइलेरिया की अगर बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइलेरिया हमारा किससे होता है, क्यूलेक्स स्पीसीज मच्छर से होता है। क्यूलेक्स स्पीसीज जो मच्छर होता है उससे भी फाइलेरिया होता है, और फाइलेरिया प्रोटोजोआ से भी होता है, उचेरिया बोनक्राफ्टी से भी होता है। तो मेरे भाई अगर हम फाइलेरिया की बात करते हैं, क्यूलेक्स स्पीसीज मच्छर से भी होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर किससे, तो निंद्रा रोग की बात करते हैं, तो आपको पता होगा मेरे भाई स्लीपिंग सिकनेस की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहां पर स्लीपिंग सिकनेस की हम बात कर रहे हैं। तो आपको यहां पर बताना है मेरे भाई कि स्लीपिंग सिकनेस हमारा किसके द्वारा होता है, कहेंगे यहां पर सीसी फ्लाई मक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे भाई, तो यहां पर सीसी फ्लाई मक्खी, नाम हमारा क्या तो सीसी, लेकिन पढ़ते इसको टीएससी है, पढ़ने का तरीका यही है, और इसको हम लोग सीसी फ्लाई मक्खी कहते हैं। तो मेरे भाई ये मक्खी की हम बात करते हैं, एक्चुअली में मक्खी से नहीं होता, ये हमारा किससे, तो प्रोटोजोआ से होता है। तो याद रखना सीसी फ्लाई मक्खी किसका वाहक होती है, तो हम कहेंगे यहां पर ट्रिपनोसोमा का वाहक होता है। किसका, तो ट्रिपनोसोमा का ये वाहक होता है, और ट्रिपनोसोमा हमारा प्रोटोजोआ होता है, और उसी से हम कहते हैं निंद्रा रोग होता है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस, नींद बहुत तेज आएगी आपको, तो ध्यान रखना। एडिस इजिप्टी मच्छर से डेंगू होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर से जो होने वाले डिजीज है मेरे भाई, एक तो डेंगू होगा, दूसरा जीका वायरस होगा, तीसरा मेरे भाई आप ध्यान रखना चिकनगुनिया भी हमारा उसी से होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वेंडरवाल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो वेंडरवाल का समीकरण मेरे भाई, तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि जो वेंडरवाल फोर्स होता है हमारा वीक फोर्स होता है। सबसे पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर मेरे भाई यहां पर हम वेंडरवाल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो वेंडरवाल फोर्स हमारा होता है ये हमारा वीक फोर्स होता है। वेंडरवाल फोर्स हमारा कैसा होगा, कहेंगे हमारा यहां पर वीक फोर्स होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, सबसे वीक फोर्स अगर हमारा कहीं पर अगर लगता है, किसी भी बंधन में अगर वीक फोर्स हमारा लगता है, तो मेरे भाई वो वेंडरवाल फोर्स होता है, सबसे वीक हमारा होगा। सबसे मजबूत अगर बंधन अगर किसी का होता है, तो कहेंगे हमारा कौन, तो आयनिक बंधन होता है, वो हमारा वहां पर सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो अगर वेंडरवाल फोर्स की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा कैसा, तो कहेंगे ये हमारा रियल गैस देता है। ये हमारा वेंडरवाल फोर्स हमारा किस में होता है, कि हमारे रियल गैस में होते हैं। किस में होंगे मेरे भाई, रियल गैस, जिसको हम लोग यहां पर वास्तविक गैस की हम बात करते हैं, इसको हम लोग वास्तविक गैस कहते हैं मेरे भाई। जो वास्तविक गैस होता है उसमें हमारा वेंडरवाल फोर्स होता है। और ध्यान रखना, जो वास्तविक गैस का जो इक्वेशंस होता है मेरे भाई, ये इक्वेशंस भी आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक गैस का जो इक्वेशंस हमारा वेंडरवाल का इक्वेशन कहलाता है, ये इक्वेशंस हमारा क्या होता है, यहां पर P प्लस में A/V² और -V-B इक्वल टू हमारा क्या होगा, एनआरटी हमारा होता है। तो मेरे भाई जो इक्वेशंस आप यहां पर देख रहे हैं, ये इक्वेशंस हमारा वेंडरवाल समीकरण, वेंडरवाल इक्वेशंस हमारा होता है, और ये रियल गैस का इक्वेशंस होता है। तो अगर आपको समीकरण की बात कहेगी कि वेंडरवाल का जो समीकरण होगा वह व्यवहार किसके तरह व्यवहार करता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर वेंडरवाल की अगर बात करता, तो ये वेंडरवाल का जो समीकरण होता है ये किसके तरह बिहेव करता है, तो याद रखना ये रियल गैस की तरह बिहेव करता है मेरे भाई। क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये रियल गैस हमारा ये होता ही है, वेंडरवाल फोर्स हमारा रियल
रियल गैस में। और रियल गैस एग्जिस्ट करता है, याद रखना, रियल गैस एग्जिस्ट करता है। और याद रखना हाइपोथेटिकल जो हमारा होता है मेरे भाई, वो गैस वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रियल गैस तो एग्जिस्ट करता है। अब वो गैसों का मिश्रण अगर दे रखा, तो मिश्रण कहने का मतलब होता है आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, मिश्रण हो जाएगा। दो या दो से अधिक गैसों को अगर आप किसी भी अनुपात में अगर मिला देते तो वो हमारा मिश्रण कहलाता है। अगर डायोटॉमिक गैसेस की बात अगर करते हैं मेरे भाई, दो एटम से मिला हुआ, डाई का मतलब दो होता है, डाई का मतलब कितना होगा, कि दो हो जाता है। और टॉमिक का मतलब क्या होगा, तो यहां पर एटम की बात करता है। तो मेरे भाई दो एटम या दो से अधिक एटम अगर मिलकर के, दो एटम हमारा डायोटॉमिक होता है। और इसके एग्जांपल आप यहां पर समझ लीजिए, जैसे कि हम O2 कह दिए, हम यहां पर N2 कह दिए मेरे भाई, H2 हम कह दिए। तो आप देख लीजिए ये सब गैस हमारा होता है, ये सब हमारे गैस हैं। तो आप यहां पर देखिए मेरे भाई, अगर हम बात, क्लोरीन भी हमारा गैस ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्लोरीन भी हमारा Cl2 हो जाता है। आप देखिए मेरे भाई, ये दो दो एटम से मिलकर के बना, इसलिए इसको डायटोमिक एलिमेंट कहते हैं और ये डायटोमिक गैसेस कहलाता है। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आदर्श गैस की अगर बात करते हैं, याद रखना मेरे भाई, ये हमारा आदर्श गैस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा काल्पनिक गैस होता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइपोथेटिकल होता है, बस हम लोग कल्पना करते हैं कि ये कोई गैस है, लेकिन एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग काल्पनिक गैसेस कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोई भी गैस अगर हमारा काल्पनिक गैस अगर होता है, तो वह किसको फॉलो करता है मेरे भाई, तो याद रखना, अगर कोई काल्पनिक गैस हमारा है, अगर कोई हमारा आदर्श गैस होता है, तो इसके लिए कंडीशंस मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंडीशंस आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। और कंडीशंस क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे यहां पर तापमान तो उच्च होना चाहिए, लेकिन दाब निम्न होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि निम्न दाब और उच्च ताप की हम बात करेंगे, निम्न दाब और साथ साथ मेरे भाई यहां पर उच्च ताप की हम बात करते हैं। तो निम्न दाब और उच्च ताप अगर होता है, तो उसको हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। और आदर्श गैस का इक्वेशन Pv=mRT होता है, इस बात आप सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब जितना भी पॉइंट हम आपको बताएं, सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। एक एक चीज मेरे भाई आपसे पूछता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर P प्लस A बाय B स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू NRT है। A और B हमारा कांस्टेंट होता है, A और B, ABCD में A और B हमारा कांस्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक हमारा कौन सा है। तो मेरे भाई एक बात आप जानते हैं कि अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जिस हीमोग्लोबिन की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई, जिस हीमोग्लोबिन की हम चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई, अगर इस हीमोग्लोबिन की अगर हम बात कर ले यहां पर, जिस हीमोग्लोबिन की हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, जिस हीमोग्लोबिन की हम चर्चा कर रहे हैं, इस हीमोग्लोबिन के बारे में आपको दो वर्ड समझना पड़ेगा। हीम का मतलब मेरे भाई यहां पर आयरन होता है। हीम का मतलब क्या होता है कि यहां पर आयरन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ग्लोबिन का मतलब यहां पर प्रोटीन होता है। ग्लोबिन हमारा क्या होता है कि हमारा प्रोटीन होता है। इसका मतलब है अगर हम बात करते हैं मेरे भाई हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो हीमोग्लोबिन हमारा होता है ये क्या है, तो ब्लड के पिगमेंट होते हैं। इसको मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा ब्लड पिगमेंट होता है, ये हमारा ब्लड पिगमेंट होता है। और मेरे भाई आपको पता होगा, जैसे कि हमारे स्किन पिगमेंट होते हैं, उसी तरह से ये ब्लड के पिगमेंट होता है। और ब्लड पिगमेंट हमारा क्या करता है मेरे भाई, यहां पर लाल रंग देता है। इसलिए कहते हैं हमारे खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग अगर लाल होता है मेरे भाई, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और कई बार तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, जो खून का रंग हमारा होता है, अगर हम इसकी अगर बात कर लेते हैं, हेलो, हाँ क्लास में, हाँ, तो अगर हम हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्लड का पिगमेंट तो हमारा होता ही होता है, लाल रंग हमें प्रोवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन एक बात आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई कि इस हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन यहां पर होता है, अगर इस हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। इसका O2 का क्या करता है मेरे भाई, तो यहां पर परिवहन करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो CO2 तथा O2 का ये क्या करेगा, तो मेरे भाई परिवहन करेगा। इसका मुख्य कार्य यही होता है। हम यहां पर लिख देते हैं मेरे भाई, इसके मुख्य कार्य की अगर हम बात करते हैं, इसका मेन जो फंक्शन होता है हमारा यही होता है, इस बात को ध्यान रखना। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। अब आपसे बोला गया कि हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक हमारा कौन होगा मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हीमोग्लोबिन में आरबीसी मौजूद होता है। हमारे हीमोग्लोबिन में आरबीसी मौजूद होता है। हमारे हीमोग्लोबिन में कहेंगे यहां पर आरबीसी मौजूद होता है, यहां पर आरबीसी मौजूद होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होगा, कहेंगे यहां पर आरबीसी मौजूद होता है, एक लाइन में आप जान लीजिए। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जिस आरबीसी की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं और जिस आरबीसी के बारे में हम आपके सामने में बात करते हैं, इस आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। और आरबीसी का आकार मेरे भाई यहां पर कैसा होता है, आरबीसी का जो आकार होता है ये बाइकनकेव होता है। इसका आकार कैसा होगा मेरे भाई, तो याद रखना इसका आकार यहां पर बाइकनकेव होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, इस आरबीसी की अगर मृत्यु अगर पूछ लेता कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है, तो याद रखना हमारे स्प्लीन में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और इसीलिए स्प्लीन को हम लोग प्लीहा को क्या बोलते हैं, स्प्लीन मतलब प्लीहा,
स्प्लीन का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो इसको हम लोग प्लीहा कहते हैं, और इस प्लीहा को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, जहां पर आरबीसी की मौत होती है। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, जो काम आरबीसी का है वही काम हीमोग्लोबिन का, चूंकि उसी के अंदर ये पाया जाता है। तो हम कहेंगे यहां पर हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माण करता अगर कोई होगा मेरे भाई इन सभी में से, तो हम लोग सीधा आंसर किसके साथ करेंगे, तो आरबीसी के साथ करेंगे। और आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स या फिर हम लोग आरबीसी कहते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, आरबीसी हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा होता है मेरे भाई, सॉलिड होता है। आप यहां पर देखिए बाइकनकेव शेप का आपको आरबीसी दिख रहा होगा, ये ठोस पदार्थ होता है। तो आरबीसी हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना कि आरबीसी हमारा यहां पर सॉलिड फॉर्म में होता है। हमारे बॉडी में मेरे भाई सॉलिड फॉर्म में हम कहेंगे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ये तीनों के तीनों हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, ये आरबीसी हमारा दिख रहा है, यहां पर हमारे प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, और यहां पर हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स दिख रहा है। ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं मेरे भाई, तो ये तीनों के तीनों याद रखना है ठोस अवस्था में होता है ये हमारे। लेकिन इसका आकार व्हाइट ब्लड सेल का और प्लेटलेट्स का आकार मेरे भाई बदलता रहता है, इसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन इसका आकार निश्चित है, ये हमारा बाइकनकेव होता है। तो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का आकार हमारा बदलता रहता है, याद रखेंगे मेरे भाई, उसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन याद रखना आरबीसी का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और याद रखना मेरे भाई, हमारे ब्लड में 45% हमारा यही पाया जाता है, जिसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका काम होता है हमारे ब्लड में क्या करता है मेरे भाई, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। और ये प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे ब्लड को हम कहेंगे यहां पर हम कहेंगे कोगुलेशन में सहायता प्रदान करता है। और आरबीसी मेरे भाई क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। जैसे कि आप यहां पर देखिए हमारे ब्लड के वेसल्स हैं मेरे भाई, अगर ये ब्लड के वेसल्स हैं तो इसमें हमारे ब्लड भी होंगे, हीमोग्लोबिन वगैरह सब प्रेजेंट होगा, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमारे होंगे। तो मेरे भाई इसी के अंदर सारे द्रव पदार्थ हमारे होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हम कहेंगे यही आरबीसी हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है मेरे भाई, एक जगह से जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा, इसके अंदर प्लाज्मा भी होगा, सब कुछ होता है मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म में अगर कोई होता है तो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। बाद बाकी लिक्विड फॉर्म में अगर होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में हमारा प्लाज्मा होता है। हमारे ब्लड में अगर लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज पाया जाता है, अगर द्रव अवस्था में कोई चीज अगर पाया जाता है तो हमारा प्लाज्मा होता है। और ब्लड प्लाज्मा में मेरे भाई 90% तो पानी ही होता है। हमारे ब्लड प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% आप कह दीजिए मेरे भाई, इतने परसेंट तो इसमें जल ही मौजूद होता है, और 10% जो आपका रेस्ट बच जाता है, एंड 10% की अगर हम बात करते हैं इसमें अदर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसमें अदर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला ये है कि इन तीनों की अगर बात करते हैं, ये तीनों हमारे ठोस अवस्था में होंगे और ये हमारा द्रव अवस्था में होता है। और याद रखना मेरे भाई, सबका अपना अपना फंक्शंस है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विटामिन ए हमारा किससे संबंधित है। मेरे भाई आप सभी लोग जानते हो कि विटामिन ए जो हमारा होता है इसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी से कैसा बीमारी होता है। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना है, सभी लोग को पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप जानने की कोशिश कीजिए कि विटामिन ए की कमी से कैसा बीमारी होगा। तो मेरे भाई विटामिन ए की अगर किसी को कमी होती है तो दो तरह का बीमारी होता है, इसमें कोई एक बीमारी नहीं होता है। आपको पता होगा मेरे भाई कि रतुंधी, आपको पता होगा कि रतुंधी होता ही होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा भी नहीं बोलना है मेरे भाई। इसको जिरोप्थेल्मिया की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो जिरोप्थेल्मिया की बात करते हैं, इसमें आंख के आंसू सूख जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से अगर बात कर रहे हैं मेरे, विटामिन डी की कमी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से रतुंधी भी होता है और साथ ही साथ मेरे भाई जिरोप्थेल्मिया भी होता है। तो इस जिरोप्थेल्मिया से क्या होता है, तो हमारी आंख के आंसू सूख जाते हैं। इसमें एक्चुअली में जो आंख में आंसू आता है मेरे भाई, वो आंसू नहीं बनेगा, और जब आंख के आंसू मेरे भाई यहां पर खत्म हो जाएंगे, ड्राई हो जाएगा, तो हमारा ना कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, आंख में आंसू नहीं बनेगा। और जब आंख में आंसू नहीं बनेगा मेरे भाई, तो हमारा कॉर्निया डैमेज हो जाता है। क्या डैमेज होगा कि यहां पर कॉर्निया की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये कॉर्निया डैमेज हो जाएगा और आपको दिखाई नहीं देगा। और ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम लोग आंसू की बात करते हैं तो हमारे आंसू में, हमारी आंख के जो आंसू होते हैं उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये लैक्राइमल ग्लैंड से हमारे आंसू का सिक्रेशंस होता है, इस बात को ध्यान रखना। हमारे आई की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें, तो आई की बात करते हैं, हम अपनी आंख की बात करते हैं, हमारी आंखों में होता है लैक्राइमल ग्लैंड होता है। याद रखना मेरे भाई, कौन सा ग्लैंड होगा, तो कहेंगे इसमें लैक्राइमल ग्लैंड्स की हम बात करते हैं। इसमें कौन सा, तो कहेंगे यहां पर लैक्राइमल ग्लैंड होता है। और इस लैक्राइमल ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, और इसी से मेरे भाई लैक्राइमल ग्लैंड से हमारा आंसू सिक्रेट करता है, इसी से हम कहते हैं मेरे भाई हमारा आंसू निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहीं से आंसू सिक्रेट करता है। तो लैक्राइमल ग्लैंड से ही हम कहते हैं यहां पर आंसू का सिक्रेशन होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, यहीं से आंसू का मेरे भाई श्रावण होता है। और याद रखना, इसी लैक्राइमल ग्लैंड्स में से जो आंसू का सिक्रेशन, इस आंसू में क्या पाया था, कहेंगे यहां पर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम हमारे हैं, ये क्या करता है मेरे भाई, तो ये बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है, हमारे आंखों को बचाता है बैक्टीरिया वगैरह से। तो
मेरे भाई बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने का काम करता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम रेटिनॉल होता है, ये बात आपको पता रखना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि डिजीज कौन कौन सा हो सकता है। अगर किसी को विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी हो सकता है, जीरोप्थैल्मिया हो सकता है, जिसमें कॉर्निया डैमेज हो जाता है, और कॉर्निया मेरे भाई यही हमारा नेत्रदान में इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखना आपसे कोबालामीन की अगर बात करता है, साइनो कोबालामीन के बारे में आपने सुना होगा मेरे भाई, तो विटामिन बी12 को कहते हैं। किसको बोलते हैं तो याद रखना, विटामिन बी12 की अगर बात करते हैं साइनो कोबालामीन कहते हैं। और कोबालामीन में कोबाल्ट धातु होता है। कैसा धातु होगा मेरे भाई, तो इसी में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, साइनो कोबालामीन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, एक लाइन में आपको ध्यान करना है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड आपको दिख रहा है मेरे भाई, तो विटामिन सी का ही बायोलॉजिकल नाम हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। किसका तो याद रखेंगे, विटामिन सी का जो बायोलॉजिकल नाम होता है, विटामिन सी का जो बायोलॉजिकल नाम होता है मेरे भाई, विटामिन सी का जो बायोलॉजिकल नाम यहां पर होता है, इसी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन सी की कमी से मेरे भाई कैसा रोग तो कहेंगे स्कर्वी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी अगर होता तो वो दांतों की बीमारी है, दांत उसमें मेरे भाई सड़ जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एमिनो एसिड से तो आप जानते होंगे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो मेरे भाई आपको यह बात पता होना चाहिए, अगर हम लोग यौगिक की बात करते हैं, अगर हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड बनने के लिए क्या कंडीशंस है, एक यौगिक बनने के लिए मेरे भाई क्या कंडीशंस है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो मेरे भाई यौगिक की अगर हम बात करते हैं, कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, इसका सिंपल डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं कि किसको हम यौगिक कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यौगिक की अगर हम बात करते हैं, यौगिक हम उसको कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के हमारा यौगिक का निर्माण करता है। लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्व तो मिलेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि एक निश्चित टर्म जो यहां पर हम लिख रहे हैं, एक निश्चित अनुपात वाला जो टर्म लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक निश्चित अनुपात में मेरे भाई, एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व को अगर हम मिलाते हैं, 2 या 2 से मेरे भाई अधिक तत्व की अगर हम बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व के मिलने से क्या बनेगा, तो कहेंगे कि मिलने से, आपको ध्यान रखना, मिलने से हमें यौगिक प्राप्त होता है। हमें क्या बनता है मेरे भाई, तो हमें यौगिक प्राप्त होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं मेरे भाई कि हमारा कुछ भी, जैसे कि अमोनिया की बात कर लीजिए, अगर हम बात करते हैं H2O की बात कर लीजिए मेरे भाई, ऐसे कोई भी कंपाउंड जो हमारा एग्जिस्ट करता है, जो कि मेरे भाई पूरा का पूरा हमारा जितना नाइट्रोजन को हाइड्रोजन चाहिए, जितना हमारा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन चाहिए, उसके फॉर्म में हम कहेंगे। तो एक निश्चित अनुपात टर्म यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई अगर एक निश्चित अनुपात में अगर हमारा 2 या 2 से अधिक तत्व अगर मिलता है, तो उसी को यौगिक कहते हैं। और यौगिक मेरे भाई जब कभी भी यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, तभी वो यौगिक कहलाता है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करोगे मेरे भाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जहरीला होता है, और हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है मेरे भाई, जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा हो जाएगा। अगर नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा हो जाएगा, बिल्कुल बात है, ये हमारा यौगिक है। अगर हम आयरन की बात करते हैं मेरे भाई, आयरन में तो सिंपल हमारा ये आयरन है, तो ये हमारा यौगिक नहीं होगा, सिंपल एक ही एलिमेंट है। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं मेरे में, तो सोडियम क्लोराइड में हमारा NaCl होगा, तो जितना हमारा चाहिए उतना हमारा है, हम कहेंगे ये भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा यौगिक हो जाएगा। अगर हम वाटर की बात करते हैं मेरे भाई, तो वाटर में हमारा H2O होता है, हम कहेंगे जितना चाहिए उतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये यौगिक होगा। तो एक निश्चित अनुपात में मेरे भाई 2 या 2 से अधिक तत्व अगर मिलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि कौन सा यौगिक हमारा नहीं है, तो यौगिक हमारा आयरन सिर्फ नहीं है, नहीं तो बाद बाकी इसके अलावा तीनों के तीनों ऑप्शंस हमारे यौगिक के हैं। अगला मेरे भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। कहां पर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारा कहलाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं मेरे भाई, ये रेफ्रिजरेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ये एक रेफ्रिजरेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है। किसके रूप में मेरे भाई, तो रेफ्रिजरेंट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। और रेफ्रिजरेंट्स को हम लोग यहां पर शीतलक कहते हैं। रेफ्रिजरेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, यहां पर शीतलक कहते हैं। अब मामला यह है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे हैं, ये एक्चुअली में हमारा क्या है, तो कहां पर इस्तेमाल करते हैं और कहां पर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन से पूछता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। ये किस में आता है, तो मेरे भाई याद रखना, ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। ये हमारा ग्रीन हाउसेस गैसेस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहां
यहां पर हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में ये चीज हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग में नहीं किया जाता है, तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, इसका उपयोग अगर नहीं करते हैं, किसमें नहीं, तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग करते हैं मेरे भाई। जहां जहां रेफ्रिजरेटर होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हम लोग ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना मेरे भाई, ये कूलिंग सिस्टम करता है, शीतलक प्रदान करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा क्या करता है, शीतलक का काम करता है। और शीतलक कहने का मतलब मेरे भाई, ये कूलिंग प्रदान करता है। ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर कूलिंग प्रदान करता है। अगर हम लोग एसी का हवा लगाते हैं और हमें ठंडक मिलता है, इसका मतलब मेरे भाई उसमें रेफ्रिजरेंट्स पाया जाता है। और रेफ्रिजरेंट्स एक प्रकार का हमारा गैस होता है, और वह गैस के रूप में उसमें फिल किया जाता है। तो वो मेरे भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। लेकिन बाद में इस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मेरे भाई काफी सारे ड्रॉबैक्स आ गए। इनके ड्रॉबैक्स ये थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, कि अगर मेरे भाई अगर इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं, तो इसमें क्लोरीन की मात्रा होगी। क्योंकि आप नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्लोरीन होगा, CLORO, क्लोरो यानी कि क्लोरीन होगा। अगर मेरे भाई इसमें क्लोरीन है, तो ये गैस जलने के बाद मेरे भाई हमारे एनवायरमेंट में जाएगा। और अगर बहुत सारे गैसेस अगर निकल करके यहां से जाएंगे, अगर सभी लोग अगर मान लेते हैं इसका CFC का इस्तेमाल करते हैं अपने एसी वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में, हर एक जगह, तो ये क्लोरीन गैस हमारा ऊपर की ओर जाएगा जलने के बाद। और यही क्लोरीन गैस हमारे ओजोन लेयर पर, ओजोन परत पर जाकर के चिपक जाएगा, और ओजोन परत को खा करके खत्म कर देगा, पतला कर देगा। और ओजोन परत, ओजोन लेयर का हमारा डिप्लेशन हो जाएगा। जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाएगा मेरे भाई, तो जितने भी सूरज के प्रकाश की हार्मफुल गैसेस हैं, वो हमारे पृथ्वी पर आएगी। और जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी मारे जाएंगे, सभी को स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यही रीजन है कि इस पर बैन लगा दिया जाता है। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो ये एक रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है। हमारे एयर कंडीशनिंग में जो हम लोग एसी यूज करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर हम लोग पैकिंग सामग्री में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन मेरे भाई मिक्सर और ग्राइंडर में इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहां पे नहीं करेंगे, तो मिक्सर और ग्राइंडर से तो मिक्सिंग और ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है मेरे भाई। तो यहां पर कोई शीतलक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग यहां पर ऑप्शन नंबर डी नहीं मारेंगे मेरे भाई, काजल सिंह, ऑप्शन नंबर डी नहीं। हम लोग यहां पर मिक्सर और ग्राइंडिंग ही इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रेफ्रिजरेंट्स, हमारा मिक्सर और ग्राइंडर में रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मिलान करना। बताइए मिलान करना, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पावर का यूनिट हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा वाट हो जाएगा। तो कहेंगे ए का तो हमारा 4 मैच कर गया। अगर ए का मेरे भाई 4 मैच कर गया, तो आंसर ये नहीं हो सकता है, छट गया। ए का 4 अगर हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ए का 4 हो गया, तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी होने की संभावना है। मैच कर लीजिएगा, इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते होंगे मेरे भाई, अगर हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं, प्रेरक की बात करते हैं, इंडक्टर एक्चुअली में हमारा क्वाइल होता है। ये हमारा इंडक्टर कहलाता है। और इसमें देखिएगा, इसका यूनिट जो हमारा क्वाइल का होता है, इसको प्रेरकत्व कहते हैं। इसको हम लोग हेनरी से दिखाते हैं। तो याद रखना, इंडक्टर का जो यूनिट होता है हमारा हेनरी होता है मेरे भाई। हेनरी कहीं दे रखा है क्या, तो हेनरी हमारा यहां पर दे रखा है। अगर मेरे भाई इस हेनरी की अगर बात करते हैं, तो हमारा डी का क्या होगा, कहेंगे डी का 4 मैच कर रहा है। तो डी का 4, सॉरी डी का हमारा 4 मैच कर रहा है, सॉरी डी का हमारा 1 मैच कर रहा है। तो कहेंगे डी का हमारा 1 के साथ जाएंगे। ए का हमारा 4 मैच कर रहा था। आगे मेरे भाई चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। आप कहेंगे सी का हमारा 2 मैच कर जाएगा। तो सी का 2 मैच किया, तो हम कहेंगे बी का 3 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला कृष्ण पिंड हम किसको कहते हैं मेरे भाई, काले पिंड यानी कृष्ण पिंड की अगर हम बात करते हैं, तो काला पिंड हम उसको कहते हैं, कृष्ण पिंड हम उसको कहते हैं जो सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, उसी को कृष्ण पिंड कहते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए कि कृष्ण पिंड के अंदर क्या होता है मेरे भाई, प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता होती है। और प्रकाश अवशोषण करने की क्षमता 1-2% नहीं होता, 100% होता है लगभग। इसलिए मेरे भाई ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता कितनी होती है मेरे भाई, कृष्ण पिंड का अवशोषण क्षमता 1 होता है, यानी कि 100% होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आपको वही लिखा है कि जो उस पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को अवशोषित कर देती है, जो किसी भी प्रकार के विकिरणों को अवशोषित नहीं कर सकता मेरे भाई, तो बिल्कुल रॉन्ग है। अगला करें कि जो परावैगनिक क्षेत्र की विकिरणों को अवशोषित करता है। अब यहां पर लिखा है मेरे भाई, हम कहेंगे जो उस पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण। मेरे भाई सभी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण कहने का मतलब है कि सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश की विकिरण, क्योंकि उसमें सभी तरंग दैर्ध्य, छोटा बड़ा सभी तरंग दैर्ध्य आ गया, और कहेंगे सबको क्या कर लेता है मेरे भाई, तो अवशोषित कर लेता है। इसी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, तो याद रखना कृष्ण पिंड को ही ब्लैक बॉडी हम लोग कहते हैं। और इसकी अवशोषण क्षमता क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना मेरे भाई इसकी अवशोषण क्षमता की अगर हम बात करते हैं, इसकी अवशोषण क्षमता को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, और इस अल्फा की वैल्यू 1 होती है। और याद रखना मेरे भाई ये 1 हो गया, यानी कि 100% हमारा अवशोषण क्षमता होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर अवशोषण क्षमता अगर 100% होगा, इसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या होगा, तो कहेंगे इसमें अगर हम कहते हैं मेरे भाई यहां पर रिफ्लेक्टिविटी की अगर बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना
इसकी रिफ्लेक्टिविटी जीरो होती है। ट्रांसमिटिविटी भी अगर आप पूछेगा तो क्वेश्चन में आप कर सकते हो मेरे भाई, किसकी ट्रांसमिटिविटी हमारा क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम ट्रांसमिटिविटी की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इसकी ट्रांसमिटिविटी हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो मेरे भाई रिफ्लेक्टिविटी ना तो रिफ्लेक्ट करेगा ना तो ट्रांसमिट करेगा, ये पूरा का पूरा अवशोषित करेगा। हम कहेंगे दोनों के दोनों टर्म हमारे यहाँ पर जीरो है, तो अवशोषण क्षमता जब 100% हो गया तो ना रिफ्लेक्ट करेगा ना ट्रांसमिट करेगा, ना आर पार होने देगा प्रकाश को और ना उससे टकरा करके वापस जाने देगा। ये दोनों के दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे तो ये अपने आप क्या होगा तो कहेंगे अवशोषण क्षमता 100% हमारा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये सिर्फ नहीं पूछता है, पूछता है ये भी है मेरे भाई, इसलिए ध्यान रखना रिफ्लेक्टिविटी या ट्रांसमिटिविटी कहेंगे हमारा अवशोषण क्षमता हमारा 1 होगा 100% होगा, तो रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिटिविटी का मान ऐसे ही हमारा जीरो हो जाता है। एक गेंडे के सिंग मानव के बाल में मौजूद जो हमारे प्रोटीन होते हैं मेरे भाई, आप सभी को पता होगा ये केराटिन प्रोटीन होता है। ये कैसा प्रोटीन तो कहेंगे केराटिन प्रोटीन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और मेलानिन जो पिगमेंट होता है स्किन का पिगमेंट को मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। तो मेरे भाई हमारे नाखून हो गए या गाय भैंस का खूर हो गया, सिंग हो गया, इस तरह से बाल हो गया मेरे भाई, ये सब जो अच्छे दिखते हैं सुंदर दिखते हैं मेरे भाई, वो केराटिन प्रोटीन के कारण दिखता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सा फंडा था। आगे मेरे भाई मानव शरीर में कशेरुकी का जो हिस्सा है हमारा कौन सा है, तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसको हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं। तो कशेरुकी प्राणी हम किसको कहते हैं तो मेरे भाई कॉर्डेटा को कहते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए, अगर हम लोग यहां पर कशेरुकी की अगर बात करते हैं तो कशेरुकी हम किसको कहेंगे, तो एक लाइन में आपको ध्यान रखना है कि कशेरुकी प्राणी की अगर हम बात करते हैं, जो कशेरुकी प्राणी हमारे होते हैं, इस कशेरुकी प्राणी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कशेरुकी प्राणी को हम लोग कहते हैं कॉर्डेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो कॉर्डेटा कहते हैं। और कॉर्डेटा जो हमारा कशेरुकी प्राणी होता है मेरे भाई, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें किसकी, तो इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। और 5 ही चीज आपको याद रखना इसमें रीढ़ की हड्डी देखने को मिलता है। और वह 5 चीज हमारा कौन कौन सा हो सकता है, सबसे पहला तो आप याद रखिए मेरे भाई कि जितने भी पक्षी वगैरह आते हैं वो सभी हमारे रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। उसके बाद मेरे भाई जितने भी स्तनधारी की अगर हम बात कर ले वो सभी स्तनधारी हमारे इसी में आएंगे, हमारा मैमल्स भी आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई उभयचर की अगर हम बात करते हैं किसकी, तो उभयचर मेढक वगैरह की बात करते हैं उसमें भी आ जाएगा। और चौथे की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहां पर हमारा सरीसृप भी इसमें शामिल है, सरीसृप में हमारा ये हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक और बच गया मेरे भाई जिसको हम मछली वर्ग कह देते हैं मेरे भाई, तो मछली वर्ग में सभी मछली हमारा जाता है। तो यहां पर हमारे सभी ये पांचों हमारे ऐसे हैं मेरे भाई, ये पांचों के पांचों हमारे ऐसे हैं जीव जिसमें हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी होती है और ये सभी के सभी कॉर्डेटा संघ में आता है। और कॉर्डेटा को हम लोग कशेरुकी कहते हैं। देखिए यहां पर मेढक आपको दे रखा है, यहां पर मेमल्स दे रखा है, स्तनधारी दे रखा है, यहां पर मेरे भाई फिश दे रखा है, यहां रेप्टाइल्स दे रखा है, यहां पर पक्षी दे रखा है। ये सभी के सभी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये सभी के सभी मेरे भाई कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। तो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसको कशेरुकी प्राणी कहते हैं। और जो कशेरुकी प्राणी होंगे मेरे भाई उसमें रीढ़ की हड्डी होगी। आपसे बोला गया कि मानव शरीर में कशेरुकी का हिस्सा कौन सा होता है, कहां पर, तो कहेंगे कशेरुकी का हिस्सा हमारा रीढ़ की हड्डी को कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी को हम लोग कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड हम लोग इसको नहीं बोलेंगे मेरे भाई, हम लोग रीढ़ की हड्डी को हम लोग यहां पर कहते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है। अब मेरे भाई यहां पर 2 बात आपको समझना है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, तो आपको ध्यान रखना कि किसी भी धातु के अंदर विद्युत धारा का अगर प्रवाह होता है, किसी चालक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह अगर होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और किसी द्रव पदार्थ में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है या किसी सॉल्यूशन में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो आयन के कारण होता है। तो मेरे भाई एक लाइन में आप कहिएगा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, तो मेरे भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारा ऐसा हो पाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं मेरे भाई, इसी कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। एक लाइन में आप इस चीज को जान लीजिए। तो क्वेश्चन मेरे भाई कई बार आपके सामने में इस तरह से पूछेगा तो आपको यहां पर सोच समझ के आंसर करना है। और जितने लोग लाइव देख रहे हो मेरे भाई, सभी लोग से हम ये कहेंगे कि सेशन को लाइक भी कीजिए। और ये लगातार मेरे भाई क्लासेस तभी चलेगी जब आप लोग लगातार सेशन को वॉच करते रहेंगे। और ये क्लासेस हम डेली आपको 6:15 से लेकर के 7:30 बजे शाम तक हम आपको नाइट तक हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद लगातार सारी क्लासेस आपकी चलेगी, तो आप घर बैठे बैठे भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो।
अगला है, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है? मेरे भाई नाभिक के अलावा अगर डीएनए होता है तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, दूसरा प्लास्टिड हो गया और तीसरा केंद्रक होता है। तीन चीज आपको याद रखना मेरे भाई, तीन चीज की हम बात करते हैं, तीनों में अपना डीएनए होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है किसका अपना डीएनए होता है। तो सबसे पहला चीज आप मेरे भाई याद रखना, हम यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। दूसरा चीज याद रखना मेरे भाई, हरित लवक में हमारा प्लास्टिड की बात कर लीजिए, हम लवक की बात कर लेते हैं जिसको हम लोग यहां पर प्लास्टिड कह दिए। और चौथे तीसरे की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं। ये तीन चीज जो आप यहां पर देख रहे हैं मेरे भाई, इसका खुद का डीएनए होता है, इसका अपना डीएनए होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इसका खुद का डीएनए होता है, इसका खुद का डीएनए होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, इसका खुद का डीएनए होता है। ये कई बार मेरे भाई क्वेश्चन में पूछा गया, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि इनमें बोला गया किसकी कोशिका के में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है। तो मेरे भाई नाभिक के अलावा डीएनए अगर किसी में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का अपना डीएनए होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो ये भी क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा करके पूछता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा ही होता है। इसमें मेरे भाई एक चीज याद रखना कि इसके अंदर जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव पदार्थ भरे होते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी क्रिया होती है? यहां पर श्वसन की क्रिया होती है। और इसी श्वसन की क्रिया के दौरान हम कहते हैं मेरे भाई ग्लाइकोलिसिस होता है। यहीं पर क्या होता है कि यहां पर हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है। और ग्लाइकोलिसिस में कहते हैं मेरे भाई कि हमारा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है। और ग्लूकोज जब टूटेगा मेरे भाई, तो इसी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी, आप कहेंगे एटीपी का निर्माण होता है। और यहीं पर मेरे भाई एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी हमारा ऊर्जा मुद्रा होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। लेकिन मेरे भाई इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत हमारा क्या होता है कि इसी में एक द्रव पदार्थ हमारा भरा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा जो द्रव पदार्थ होता है मेरे भाई, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखेंगे, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ये द्रव पदार्थ हमारा मैट्रिक्स होता है, जो कि मेरे भाई द्रव पदार्थ यहां इसके अंदर यहां पर मौजूद है, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जहां तहां मेरे भाई द्रव पदार्थ यहां पर बिखरे हुए रहते हैं, जिसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग यहां पर मैट्रिक्स कह देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, इसके अंदर में यहां पर उंगली नुमा संरचना जो आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, यहां पर देख रहे होंगे कि ऐसे करके उंगली नुमा संरचना आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो आपको उंगली नुमा संरचना आपको दिख रहा है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगली नुमा संरचना आपको दिख रहा है, उंगली के जैसा संरचना आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को क्रिस्टी कहते हैं। याद रखना, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो क्रिस्टी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म, गोल्जी अपरेटस और हमारा राइबो। तो साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना साइटोप्लाज्म में सबसे पहले मेरे भाई साइटोप्लाज्म में 2 एटीपी बनता है। बाद में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बनता है। टोटल मिलकर के 38 एटीपी का निर्माण करता है। तो साइटोप्लाज्म में याद रखना इसमें अवायवीय श्वसन होता है। इसमें कैसा? अवायवीय श्वसन होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें अवायवीय श्वसन, यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अवायवीय श्वसन होगा। और इस अवायवीय श्वसन के दौरान इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यहां पर 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। लेकिन मेरे भाई हमारे इसमें श्वसन की क्रिया होगी, जब श्वसन की क्रिया होगी तो यहां पर वायवीय होगा। यहां पर कैसा होगा कि यहां पर हमारा वायवीय हो जाता है। यहां पर वायवीय श्वसन जो होगा, तुम कहेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और यहां पर 36 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। 36 एटीपी हमारा ऊर्जा बनता है। साइटोप्लाज्म में कितना एटीपी? तो कहेंगे साइटोप्लाज्म में हमारे 2 ही एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। गोल्जी अपरेटस की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आपने नाम सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा गोल्जी अपरेटस का निर्माण होता है। और इसी गोल्जी अपरेटस से मेरे भाई लाइसोसोम बनता है, जिसको हम लोग सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं, जो कि मेरे भाई एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसमें ऐसी क्षमता होती है लाइसोसोम के अंतर्गत मेरे भाई, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। और वो क्या करता है? आसपास के जो भी डेड सेल होते हैं उसको खत्म करके नया सेल का निर्माण करता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो गोल्जी अपरेटस हमारा होता है इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसको गोल्जी भी कहते हैं। तो ये इसका सेम नाम है। और इसका काम है मेरे भाई क्या? हम कहेंगे हमारे शरीर में परिवहन करता है। किसका? तो कहेंगे खनिज लवण वगैरह का परिवहन करता है। साथ ही साथ इसी गोल्जी अपरेटस से मेरे भाई लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। आपको ध्यान रखना है। और राइबोसोम की अगर बात करते हैं, इसको हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई सर बोर्ड पीडीएफ कहां मिलेगा? बोर्ड पीडीएफ भी मेरे भाई आपको मिल जाएगा। ये सारे के सारे बोर्ड पीडीएफ जो है हमारे प्लेटफॉर्म बाय बोर्ड पीडीएफ इसका देते हैं वो
बोर्ड पीडीएफ मेरे भाई प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको बोर्ड पीडीएफ इसका मिलता है। आप उस पर सर्च कीजिएगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगा। तो आज यहां पर आपका 20 क्वेश्चन जो हमारा था, ये मेरे भाई 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। हम कोशिश करेंगे मेरे भाई कि 20 के अलावा हम आपको 25 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना कि अगर हम लोग डिटेल में ज्यादा करेंगे तो 20 क्वेश्चन हमारे लिए इनफ हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन भी कराने का, लेकिन 20 क्वेश्चन भी मेरे भाई यहाँ पर इनफ होता है। अगर देखेंगे कि अगर 20 क्वेश्चन से अलावा 25 क्वेश्चन भी हुआ तो हम उसको भी करने का कोशिश करेंगे। तो आज इस सेशन को हम यहीं रखेंगे, और चूंकि डेली हमारी क्लासेस जो है 6:15 बजे से लेकर के आपके लिए मेरे भाई 7:30 बजे तक हमारी चलती रहेगी, और एक एक क्वेश्चन मेरे भाई वही कराएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग जुड़ करके साइंस को अच्छा करिए, और क्वेश्चंस बनाते बनाते अच्छा होगा। आप जो सोचिएगा कि हम ग्रंथ पढ़ करके अच्छा करेंगे, तो ग्रंथ पढ़ करके अच्छा नहीं, आप साइंटिस्ट जरूर बन जाइएगा, लेकिन मेरे भाई आपके साइंस से क्वेश्चंस बहुत नहीं बनेंगे। तो साइंस से क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपका बनेगा, और आपको उसी से आपके एग्जाम निकलेंगे। ये जो सोचिएगा कि हम पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तब हम क्वेश्चन बनाने, ऐसा नहीं होता है। अगर दिल में शिद्दत है, अपने अंदर में जुनून है, तो मेरे भाई आपको क्वेश्चंस बना करके अपना सफलता को सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि लगातार मेहनत कीजिए तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।